अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस और फेलियर स्टूडेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपकी खूबसूरती और बदसूरती में 1 या 2 mm का फ़र्क होता है। 1 या 2 mm स्ट्रेटजी तब्दील करें और मैच जीत जाइए। दोस्तों, इन दिनों मैं कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट का मुताला कर रहा हूँ और हाउ टू विन एट कॉलेज, और इसमें मैं एक स्टडी टिप तलाश कर रहा था ताकि वो आपको एग्ज़ाम और पढ़ने में हेल्प कर सकें। तो फाइनली मुझे 3 स्टडी टिप मिली जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर ये 3 स्ट्रेटजी कोई स्टूडेंट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके लिए बाकी की सारी स्ट्रेटजी बेकार हैं। इससे पहले मैं आपको वो 3 स्टडी मेथड बताऊं, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। रिसेंटली मैंने टोनी रॉबर की एक वीडियो देखी जिसमें वो बताते हैं कि एक बार अपने बच्चों के साथ गोल्फ सीखने गए। जैसे ही इन्होंने बॉल को हिट किया तो सामने वाले लेक में जा गिरी। इन्होंने फिर से बॉल को हिट किया और वो दोबारा से लेक में जा गिरी। इनके साथ अगली 5-6 बार ऐसा ही हुआ। वो बॉल को हिट करते और वो फिर दोबारा से लेक में जा गिरती। इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा कि ये तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट गेम है, मुझे तो इस गेम की थोड़ा सा सीखने में भी सालों लग जाएंगे। इस पर इनका इंस्ट्रक्टर हंसने लगा और इन्होंने कहा, नहीं, तुम सिर्फ 1 mm या 2 mm बेस्ट प्लेयर बनने से दूर हो। इस पर टोनी रॉबर हैरान हो गए। इन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? गोल्फ बॉल हर बार अपने टारगेट से 50-60 मीटर दूर जा रही है और आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 या 2 mm दूर हूँ। इस पर इनके इंस्ट्रक्टर ने इन्हें समझाया और कहा कि देखो, जब तुम एक्चुअल में बॉल को हिट करते हो, अगर तुम सिर्फ 1 mm दूसरी डायरेक्शन में हिट करो तो वो बॉल लेक के बजाय ग्राउंड में गिरेगी, और अगर तुम 1 और mm दूसरी डायरेक्शन में हिट करो तो वो बॉल डायरेक्टली होल में जाएगी और तुम अच्छे प्लेयर बन जाओगे। यानी तुम्हारी प्रेजेंट लेवल और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ 2 mm का फासला है। इससे टोनी रॉबर बहुत इम्प्रेस हुए और इन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम है, और अगर लोग इस तरीके से सोचें तो बहुत सारे लोग जो मकसद से पीछे हट जाते हैं वो इससे बच जाएंगे, और ये रियल लाइफ के बाकी केसेस में भी ट्रू साबित हो सकता है। एक बार टोनी रॉबर अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। उनका वो दोस्त प्लास्टिक सर्जन था। ये प्लास्टिक सर्जन अपने काम में इतने माहिर थे कि लोग इन्हें $1 मिलियन तक दे देते अपने फेस की सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी बदसूरत इंसान को प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत बना सकते थे। जब टोनी रॉबर अपने फ्रेंड के ऑफिस गए तो इनके दोस्त ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ थे। टोनी बिरियर उनका इंतज़ार करने के लिए वेटिंग रूम में बैठ के वहाँ पर वो एक बुक पढ़ने लगे। वो बुक इस सर्जन ने लिखी थी ताकि वो बाकी सर्जन को अपनी सर्जरी के मेथड के बारे में बता सके। इस बुक में टोनी रॉबर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा। ये जो दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव लेडीज़ हैं, इनके अपर और नोज़ की आइज़ के डिफरेंस बराबर होता है। अगर किसी वुमेन के फेस का ये डिफरेंस 1 mm हो तो इसका वो एवरेज फेस होगा, और अगर ये डिफरेंस 2 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा हो तो वो लेडी दुनिया की नज़र में अनअट्रैक्टिव होगी। यानी एक अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव लेडीज़ में सिर्फ 2 mm का फ़र्क होगा। ये प्लास्टिक सर्जन सिर्फ यही 1-2 mm की चेंजिंग करता है और किसी को भी बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, और इसीलिए वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमने ये स्टोरी डिस्कस क्यों की। इन स्टोरीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमने स्टडी के मतलब इतना कुछ पहले से सुन रखा है और कोशिश भी कर चुके हैं, मगर हमें कोई मेथड
मिल ही नहीं पाया जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड हों या हर चीज़ आसानी से समझ सकें, या सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में कि हम सारा सिलेबस 1-2 घंटों में ख़त्म कर सकें। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे फेलियर और सक्सेस के बीच में बहुत ही छोटी सी हैबिट या मेथड का फ़र्क होता है। कई बार हम इन मेथड को इतना सिंपल समझ लेते हैं कि हम इन मेथड से इतना फेमिलियर हो जाते हैं कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम इन मेथड को यूज़ कर ही नहीं रहे और एक नए रेवोल्यूशनरी मेथड की तलाश में लगे रहते हैं, और इसीलिए हम में कोई चेंज भी नहीं आता। तो इस वीडियो में हम इन स्मॉल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम ये 3 मेथड कार्ल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट अ स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट में से बताएंगे, और इनमें स्टडी हैबिट्स में से सबसे पहले टिप आती है मैनेज योर टाइम। मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक में लिखते हैं कि जब तक हम सारी डेडलाइन, सारी असाइनमेंट, सारे टास्क, सारे गोल्स अपने माइंड में रखेंगे तो तब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते, जब तक हम इन थॉट से डील नहीं कर लेते। इसलिए वो लिखते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट लगाकर अपने सारे काम इस दिन के एक जगह पर लिख दीजिए। रिसर्च के मुताबिक जब तक हम अपने थॉट को डील नहीं कर लेते तो वो थॉट हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए हम जिस चीज़ को पेपर में लिख देते हैं तो हमारा ब्रेन एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही हम अपनी प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर की कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं और फिर इसी चैप्टर के आर्टिकल से स्टार्ट करना है जो टॉप प्रायोरिटी पर है। ये सीक्वेंस हमें फेलियर या सक्सेस बना सकता है। नंबर 2 पॉइंट है डिक्लेयर वार ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी अब मैं चीज़ों को टालूंगा नहीं और इन्हें हर हाल में मुकम्मल करूंगा। अब हमने ये बोल तो दिया, अब हम इसे करेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास 4 मेथड आते हैं। पहला मेथड कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नल। याद करो वो लास्ट टाइम जब आपने किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को टाला था, शायद कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया होगा आपके ब्रेन ने आपको, याद इस काम को करने के लिए मेरे पास सारी चीज़ें ही नहीं, लेकिन मैं इस काम को कल कर सकता हूँ, कल तो इस काम को करने के लिए मेरे पास सारा सामान होगा। या फिर खुद से ऐसा बहाना मारा होगा, यार ये लेट भी हो गया है और मैं थक भी गया हूँ, अगर अभी इस काम को करता हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आएगा और टाइम ही वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि मैं कल सुबह इसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस वक्त मैं एकदम फ्रेश भी होऊंगा। मगर असल बात यह है कि हम खुद से भी एडमिट ही नहीं करते कि इस काम को हम टाल रहे हैं, क्योंकि वो बोरिंग है और हम एकदम सुस्त हैं। कैल के मुताबिक इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव तरीका, और वो ये है कि हम सोने से पहले हर रात एक नोटबुक या ऐप में इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज लिखें जो हम नेक्स्ट डे करना चाहते हैं। इसमें हमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा और थोड़े दिनों के बाद ये एक हैबिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा करने से हम अपनी प्रायोरिटी भी नोट कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से हमारे इस चीज़ को करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे पास एनर्जी कम होती है तो हम हमेशा चीज़ों को टालते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत भूखे हैं, क्या इस वक्त फोकस होगा कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है कभी नहीं। और आप ज़बरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा
और न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें खुद को एक मशीन समझना चाहिए, इसे हमेशा अच्छा फ्यूल देते रहना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जब हम लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारी विल पावर तकरीबन ज़ीरो होती है और हम चीज़ों को ज़रूर टालते हैं। अपने को हाई एनर्जिक स्टेट में रखने के लिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर स्किप मील। हमें कभी भी मील स्किप नहीं करना चाहिए, हमारा कितना ही बिजी दिन क्यों ना हो। ऑब्वियसली हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी अपने पास पानी की बोतल रखें और हर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन हर 45 मिनट के बाद पानी पीते रहिए और खाने को एनर्जी के लिए खाएं, ना कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे, पीनट, बादाम, फ्रूट वगैरह। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा हो तो वो हमें थोड़ी देर के लिए हाई एनर्जी देगी और इसके बाद वो एनर्जी एकदम डिफीट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी और फिर हमें दोबारा से भूख लगने लगेगी। टालने वाली आदत को ख़त्म करने के लिए तीसरा तरीका कहता है मेक अ इवेंट आउट ऑफ वर्क टास्क। हमें कई काम बहुत बोरिंग लगते हैं, अगर इन काम के थॉट्स हमारे दिमाग में भी आ जाएं तो भी हमें डर लगने लगता है। किसी के लिए कोई डरावना ख्वाब मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर ख़त्म करना हो सकता है, किसी के लिए वो केमिस्ट्री हो सकती है। कैल अपनी बुक में लिखते हैं कि अगर किसी को कोई काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है तो इस इशू को भी हैंडल किया जा सकता है और वो है कि इसका एक बड़ा इवेंट बना लें। फ़र्ज़ करेंगे आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है तो इसे पढ़ने के लिए हम कोई लाइब्रेरी ढूंढ सकते हैं जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, या कोई रेस्टोरेंट या कोई बुक स्टोर जहाँ हम एक बार पहुँच जाएँ तो हम अपने घर में जल्दी वापस ना पहुँच सकें। कैल लिखते हैं कि हम जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो जो ही और एकदम आइसोलेटेड है और साफ़ है और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऐसी जगह पर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। और एक बार जब हम इस बोरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है जिससे इस सब्जेक्ट की वजह से हमारा सारा डर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टिप कहती है चूज़ योर हार्ड डे। क्या लिखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसे दिन आते ही हैं कि हमारे पास बिल्कुल फ्री वक्त नहीं होता, हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं और जिन्हें हम खुद भी नहीं करना चाहते। और इन केसेस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं जब तक एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए और हमें ऐसे दिन ज़बरदस्ती गुजारने पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पहले से ही चूज़ कर ले कि हम इतनी मेहनत कौन से दिन करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हम सैटरडे सिलेक्ट करते हैं तो हम ये हर सैटरडे को अपना सेल फोन ऑफ करके पूरा दिन काम ही करेंगे। इस दिन हम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देती है कि हम कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। तो सबसे पहले आता है कब पढ़ें। कैल के मुताबिक सबसे बेस्ट टाइम पढ़ने का है सुबह का, क्योंकि हम सोकर उठते हैं और एकदम फ्रेश होते हैं और इस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो हमें अपना ज़्यादातर काम दिन निकलने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। इवन दिन में अगर हमें क्लासेस के बीच में 1-आध घंटा फ्री मिलता है तो हमें इसी वक्त अपना सेल फोन ऑफ करके पढ़ना चाहिए। कैल के मुताबिक नाइट टाइम में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ख़ासकर अगर हम हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि इस वक्त सारे फ्रेंड जागे होते हैं और हमसे सोशल होना चाहते हैं। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत से लोग नाइट टाइम में भी पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इसलिए आप इस टिप को यूज़ करने से पहले खुद को भी चेक कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल आता है कि कहाँ पढ़ें। इसमें कैल कहते हैं कि जितनी अकेली जगह हो वहाँ बैठकर पढ़ें। हमें ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहाँ कोई हमें
डिस्टर्ब ना करें, जहां हम अच्छी सेल्फ स्टडी कर सकें। ऐसी लाइब्रेरी जहां कम से कम स्टूडेंट आते हों, या एक बिल्कुल अकेला रूम, या आप अपने हॉस्टल में हैं तो अपने फ्रेंड को बोलिए कि रूम को बाहर से ताला लगा दीजिए, फिर आप काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितनी देर तक पढ़ें। क्या लिखते हैं कि हमें हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेनी चाहिए, और ये काम टॉपर भी करते हैं। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि वो हर 1 घंटे और 1.5 घंटे के बाद 10 या 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं ताकि इनका माइंड फ्रेश हो जाए। इस वक्त हम वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। स्टडी से थोड़ी देर के लिए दूर जाइए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टडी से दूर जाइए। ये नहीं कि आप फेसबुक पर अपना टाइम और ब्रेन ज़ाया करते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सक्सेसर और फेलियर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 4 या 5 छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमें फेलियर या सक्सेसफुल बनाती हैं। अपनी स्टडी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इन 3 स्टडी टिप्स को सीखा और इंशाल्लाह हम इसे अपनाएंगे भी।